हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमारी। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष विपक्ष में तर्क पढ़ रहे हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। तो व्यवस्थापिका का संगठन किस प्रकार का होना चाहिए, यह एक विवाद का विषय रहा है। व्यवस्थापिका का संगठन दो रूपों में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता है या दो सदन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रारंभ में अधिकांश देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ही थी, किंतु बाद में यह अनुभव किया गया कि प्रथम सदन की शक्ति पर अंकुश रखने और प्रथम सदन द्वारा किए गए कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए। वर्तमान समय में कुछ छोटे देशों को छोड़कर प्राय सभी महत्वपूर्ण देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं विद्यमान हैं। तो आज हम व्यवस्थापिका एक सदनात्मक होनी चाहिए या द्विसदनात्मक, इस पर विचार करेंगे। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क पढ़ेंगे और फिर विपक्ष में। पहले पढ़ रहे हैं इसके पक्ष में तर्क। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क पहला है, प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होने से प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगती है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और बिना किसी प्रतिबंध के दी गई शक्ति मनुष्य को नितांत भ्रष्ट कर देती है। व्यवस्थापिका अत्याचारी, भ्रष्ट व स्वेच्छाचारी न होने पाए, इसके लिए दो सदन होना आवश्यक है। तो प्रथम सदन की मनमानी को रोकने के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है, दो सदन आवश्यक हैं। दूसरा पक्ष में तर्क आता है, अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। दूसरा सदन पहले सदन की जल्दबाजी और कुविचारपूर्ण कानूनों पर रोक लगाने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। जनता के प्रतिनिधि भावुक, क्रांतिकारी और अव्यवहारिक होते हैं और अनेक बार वे ऐसे क्रांतिकारी कानून बनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं जिनसे लाभ के स्थान पर हानि अधिक हो सकती है। द्वितीय सदन इस प्रकार के अविचारपूर्ण कानूनों पर रोक लगाकर अत्यंत उपयोगी कार्य करता है। दूसरे सदन की उपयोगिता बताते हुए ब्रंट्सली कहते हैं, दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें सदा अच्छा देखती हैं, विशेषतः जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो। तो अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक लग सकती है अगर द्वितीय सदन हो तो। तीसरा इसके पक्ष में तर्क आता है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व। प्रथम सदन में शक्तिशाली राजनीतिक दलों से संबंधित निम्न एवं मध्यम वर्ग के सदस्यों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाता है, लेकिन लोकतंत्र का आदर्श सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। अतः दूसरे सदन में विशेष वर्गों
अल्पसंख्यकों एवं विद्या, ज्ञान और अनुभव की दृष्टि से योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व की उत्तमता की दृष्टि से दो सदनों की व्यवस्था श्रेष्ठ समझी जाती है। चौथा है कार्य विभाजन से लाभ। जन कल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लेने के कारण वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के कार्य बहुत बढ़ गए हैं। व्यवस्थापिका के दो सदन होने पर इस बढ़े हुए कार्य का विभाजन किया जा सकता है और व्यवस्थापिका की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। पांचवां है जनमत निर्माण में सहायक। विधेयक के निम्न सदन से पास हो जाने के बाद उच्च सदन में पास होने में समय लगता है। इस प्रकार उच्च सदन विधेयक पास करने के पूर्व जनता को विधेयक के बारे में सोचने विचारने के लिए समय देता है और सामान्य जनता, राजनीतिक दल एवं प्रेस इस प्रस्तावित विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो जनमत को सोचने का टाइम मिलता है जब दो सदन होते हैं। तो छठा आता है स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। यह नीतियों में संतुलन स्थापित करती एवं अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। और एक विचारक हैं लॉर्ड एक्टर ने तो दूसरे सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना है। आगे आता है कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। आगे का तर्क है किससे कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। गटल एक विचारक हुए हैं, कहते हैं दो सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और अंत में इससे लोकहित की बढ़ोतरी होती है। यानी कार्यपालिका पर थोड़ा दबाव कम हो जाता है और उसको आज़ादी मिलती है जब सदन ही आपस में विचार विमर्श करके जो है फैसला करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित कर लेते हैं, तो कार्यपालिका को आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। आठवां है अनुभवी लोगों का सदन। यदि इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा आदि देशों के उच्च सदनों पर दृष्टि डाली जाए तो ये स्पष्ट होता है कि इन देशों के उच्च सदनों के सदस्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक अनुभवी होते हैं और ये अनुभवी व्यक्ति राजनीति में परिपक्वता, गंभीरता और आवश्यक अनुदारता का प्रवेश कराते हैं तथा देश को अपने अनुभव से लाभान्वित करते हैं। इन अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करने का अवसर द्वितीय सदन के पक्ष में एक प्रभावशाली तर्क है। आगे है संघ राज्य के लिए आवश्यक, यानी संघात्मक राज्य के लिए आवश्यक है। एक संघ राज्य में जो विभिन्न इकाइयां, विभिन्न राज्य होते हैं, उनमें क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक अंतर होता है। ऐसी परिस्थिति में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के द्वारा प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर और दूसरे सदन में इकाइयों की समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है और राज्यों को संतुष्ट रखा जा सकता है, प्रांतों को संतुष्ट रखा जा सकता है। और जो अंतिम इसके पक्ष में तर्क हम बता रहे हैं वो है ऐतिहासिक अनुभव। ऐतिहासिक अनुभव भी जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में ही है।
इंग्लैंड में प्रारंभ में एक सदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया था, लेकिन वह प्रयोग सफल नहीं रहा, तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका विकसित हो गई। वैसे ही अन्य देशों ने भी इस अनुभव का फायदा उठाया है। अब पढ़ते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क। पक्ष में पढ़ रहे थे हम अभी, अब पढ़ें कि इसके नुकसान क्या हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क कौन कौन से हैं, यानी ये कौन से तर्क हैं जो एक सदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन करते हैं। पहला है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अलोकतांत्रिक। ऐसा माना जाता है कि प्रभुसत्ता अविभाज्य होती है और लोकतंत्र का यह आधारभूत सिद्धांत है कि प्रभुसत्ता जनसाधारण में निवास करती है। इसलिए यह कहा जाता है कि सर्वसाधारण जनता द्वारा निर्वाचित एक सदन ही सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकता है और दूसरा सदन अलोकतंत्री है। यानी जब जनता ने अपनी संप्रभुता का जो अभिव्यक्ति है वो प्रथम सदन में कर दी है, तो द्वितीय सदन किस लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, तो अलोकतांत्रिक है। यह है इसके विपक्ष में पहला तर्क। दूसरा है रूढ़िवादिता का गढ़। कहा जाता है कि ये रूढ़िवादिता का गढ़ है क्योंकि द्वितीय सदन के सदस्य आयु में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन या उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। इसलिए वह रूढ़िवाद का गढ़ बन जाता है और देश में प्रगतिशील सुधार करने के इच्छुक प्रथम सदन के मार्ग में रुकावट डालता है। तो ये लोग रूढ़िवादी होते हैं और प्रथम सदन का अनावश्यक विरोध करते हैं। तीसरा इसके विपक्ष में तर्क है अपव्यय। द्विसदनीय व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विधेयक पर दो बार विचार होता है, जिसका अर्थ है कि समय की क्षति और राजकोष पर अनावश्यक बोझ। तो इससे अपव्यय होता है। चौथा है संगठन की समस्या कि कैसा संगठन हो इसका। दूसरे सदन का इस कारण भी विरोध किया जाता है कि द्वितीय सदन के संगठन के विषय में कोई भी एकमत नहीं है। व्यवहार में दो सदनों की व्यवस्था वाले सभी देशों में यह समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सदैव असंगत कहा जाता है क्योंकि वह कुलीन वर्ग को छोड़कर अन्य किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कनाडा में उस सदन के सदस्यों को मनोनीत करने की पद्धति अपनाई गई है। लेकिन इसके विरुद्ध भी गंभीर आपत्ति प्रकट की जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनेक बार भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर दूसरे सदन का निर्माण किया जाए तो वह पहले सदन का ही दूसरा रूप हो जाता है। फिर दोनों में टकराव उपस्थित होने की अधिक संभावना रहती है। छठा है दूसरा सदन अनावश्यक है। विपक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि जब एक सदन में काफी विचार विमर्श के पश्चात ही कानून बनता है तो पुनः उसी प्रक्रिया को अपना करके अनावश्यक समय खर्च करने की क्या आवश्यकता है, तो दूसरा सदन आवश्यक नहीं है। छठा है दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका। ऐसा देखा गया है कि व्यवस्थापिका के दो सदन होने पर इन दोनों सदनों में लगभग सदैव ही गतिरोध बना रहता है, जिसका शासन व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे आता है अल्पमतों को प्रतिनिधित्व देने हेतु अन्य संतोषजनक प्रबंध संभव। द्वितीय सदन की आलोचना
करते हुए कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अन्य तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है या स्थान आरक्षित किए गए हैं। और अंतिम इसके विरोध में तर्क आता है, संघ राज्य के लिए भी आवश्यक नहीं है, संघात्मक राज्य के लिए भी कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है। आलोचकों का कहना है कि संघ राज्य के लिए भी दूसरे सदन का अस्तित्व न तो उपयोगी है और न ही आवश्यक। व्यवहार में देखा गया है कि दूसरे सदन के सदस्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने की बजाय उन राजनीतिक दलों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी सहायता से वे निर्वाचित होते हैं, और दलीय अनुशासन के कारण भी ऐसा करना उनके लिए आवश्यक होता है। इसलिए संघात्मक राज्य के लिए भी द्वितीय सदन आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष विपक्ष में तर्क पढ़े। धन्यवाद।